नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 20 जनवरी और द हिंदू में आज आपको कौन कौन सी न्यूज पढ़नी है, हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ, और कोट है, सही शिक्षा से ही समाज की बेहतर व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। और ये कथन है जवाहरलाल नेहरू जी का। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे अपने पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, वर्तमान में भारत के एकमात्र नागरिक BSL-4 प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन से ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी पुणे, डी बेंगलुरु। और इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी पुणे। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया था, और जिनका जवाब गलत था वो हमारे पिछले एक्सप्लेनेशन को जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की पहली न्यूज को। तो न्यूज है, इंक्लूड प्रपोजल टू लिंक डिजिटल करेंसीज ऑन द ब्रिक्स एजेंडा सीज RBI। ये जो आपका टॉपिक है ये पूरा GS पेपर 2 IR और साथ ही आपका GS पेपर 3 इकोनॉमी से भी संबंधित है। तो इस लिहाज से ये न्यूज समझना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। तो समझ लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने केंद्र सरकार को ये सुझाव दिया कि ब्रिक्स के 2026 शिखर सम्मेलन के एजेंडे में डिजिटल मुद्राओं को जोड़ने का प्रस्ताव शामिल किया जाए। अब समझते हैं कि RBI आखिर चाहता क्या है। तो दरअसल RBI जो है वो ब्रिक्स देशों की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं, जिसे कि आपका CBDCs कहा जाता है, इसे आपस में जुड़ी हुई हो ऐसा चाहता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है सीमा पार भुगतान यानी कि क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट है उनको आसान बनाना, लेन देन को तेज, सस्ता और सुरक्षित बनाना। ये सुझाव जो है RBI ने सरकार को दिया है ताकि भारत में होने वाले अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ये मुद्दा उठाया जा सके। लेकिन हम समझते हैं कि ये प्रस्ताव आखिर लाया क्यों गया। तो इसके पीछे 3 मुख्य कारण आते हैं। पहला कारण है सीमा पार भुगतान यानी कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो आज अलग अलग देशों में पैसा भेजना महंगा है, समय लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है। डिजिटल मुद्रा जोड़ने से भुगतान तेज और सरल हो जाएगा। और दूसरा कारण है डॉलर पर निर्भरता। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व है। अब ब्रिक्स देश चाहते हैं कि अपनी मुद्राओं का ज्यादा इस्तेमाल हो। हालांकि RBI ने साफ कहा है कि भारत का उद्देश्य डॉलर को कमजोर करना नहीं है, बल्कि रुपए के वैश्विक उपयोग को बढ़ावा देना है। और तीसरा कारण है ब्रिक्स की घोषणा। तो 2025 में ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भुगतान प्रणालियों की अंतर संचालनीयता यानी इंटरऑपरेबिलिटी पर जोर दिया गया था, और RBI का प्रस्ताव उस दिशा में एक कदम माना जा रहा है। अब इससे संबंधित कुछ और जुड़े बिंदुओं को भी समझ लेते हैं। तो अब हम समझेंगे CBDC का मतलब क्या होता है। तो CBDC का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब ये देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी की जाती है, और ये कागजी नोट की तरह ही वैध होती है, यानी कि नकद का डिजिटल रूप है ये। और इसके 2 प्रकार है। पहला रिटेल CBDC जो कि जनता के लिए, और दूसरा है होलसेल CBDC जो बैंकों या संस्थानों के लिए है। अब एक बार भारत की स्थिति समझते हैं डिजिटल रुपया के क्षेत्र में। तो भारत की डिजिटल मुद्रा जो है उसको ई-रूपी कहा जाता है। भारत की डिजिटल मुद्रा की स्थिति की बात करें तो ई-रूपी जो है वो दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था, और अब तक लगभग 70 लाख यानी कि 7 मिलियन खुदरा उपयोगकर्ता जुड़ चुके हैं इससे। RBI ने इसे बढ़ावा देने के लिए ऑफलाइन भुगतान की सुविधा दी है, सरकारी सब्सिडी हस्तांतरण में प्रोग्रामेबिलिटी को बढ़ावा दिया यानी कि इसका इस्तेमाल शुरू किया है। साथ ही साथ फिनटेक कंपनियों को ई-रूपी वॉलेट की भी अनुमति दी है। अब एक बार समझते हैं ब्रिक्स देशों की स्थिति। तो अभी तक किसी भी ब्रिक्स देश ने CBDC को पूरी तरह लागू नहीं किया है, लेकिन सभी प्रमुख देशों ने पायलट प्रोजेक्ट चलाए हैं। चीन जो है वो डिजिटल युआन के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस योजना को सफल बनाने में हालांकि कुछ समस्याएं भी हैं। अलग अलग देशों की तकनीक, नियम, भुगतान प्रणाली अलग अलग है। देशों में ये भी डर है कि किसी और देश की तकनीक को अपनाने से उनकी संप्रभुता प्रभावित हो सकती है, और इसलिए ही तकनीकी और नियमों पर सर्वसम्मति यानी सभी की सहमति जरूरी होगी। जब 2 देश अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करते हैं तो कभी कभी एक देश के पास दूसरे देश की मुद्रा ज्यादा जमा हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो रूस के पास मान लीजिए बड़ी मात्रा में भारतीय रुपए जमा हो गए थे, जिसका वह ज्यादा उपयोग नहीं कर पा रहा था। और इसी समस्या से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा अदला बदली यानी कि फॉरेक्स स्वैप और बॉन्ड में निवेश ऐसे उपाय पर विचार किया जा रहा है। अमेरिकी डॉलर को दरकिनार करने की किसी भी प्रयास से नाराज हो सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले ब्रिक्स को अमेरिकी विरोधी कह चुके हैं, और उन्होंने ब्रिक्स देशों पर शुल्क लगाने की भी धमकी दी है। अब RBI का ये प्रस्ताव है कि भारत की वैश्विक वित्तीय भूमिका को मजबूत करता है। यह डिजिटल भुगतान, आर्थिक सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इसकी सफलता के लिए तकनीकी, नियामक और राजनीतिक सहमति भी बहुत जरूरी है। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ।
न्यूज है IMF अपग्रेड्स इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 7.3%। और ये जो आपका टॉपिक है ये आपके GS पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। न्यूज क्या है समझ लेते हैं। तो IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर अपना अनुमान बढ़ा दिया है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF है क्या। तो दरअसल ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है और इसका काम है वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नजर रखना, देशों की आर्थिक स्थिति का आकलन करना, विकास दर, मुद्रास्फीति जैसे अनुमान जारी करना। और इसी बीच IMF ने ये कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए में जो है कि भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 7.3% है, जबकि पहले IMF ने यही अनुमान 6.6% बताया था। अब IMF ने भारत की विकास दर में 0.7% अंक की बढ़ोतरी की है। हालांकि इसके पीछे IMF ने कुछ मुख्य कारण भी बताए, जिसमें कि भारत की अर्थव्यवस्था ने तीसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है और चौथी तिमाही में भी निवेश, उत्पादन, खपत में अच्छी तेजी देखी गई है। अब भारत सरकार का अनुमान है कि 2025-26 तक 7.4% रहेगी और उसी के साथ IMF का अनुमान जो है वो 7.3% रहने का अनुमान है। यानी कि IMF का अनुमान सरकार के अनुमान से थोड़ा सा कम है, लेकिन दोनों ही मजबूत विकास दर की ओर संकेत करते हैं। हालांकि IMF के अनुसार 2026 और 27 में भारत की विकास दर घटकर 6.4% रह सकती है। इसका कारण भी है कि कुछ अस्थायी और चक्रीय कारकों का कमजोर पड़ना, यानी कि वर्तमान तेजी लंबे समय तक समान रूप से बनी नहीं रह सकती है। अब IMF के अनुसार दुनिया की अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है प्रौद्योगिकी में निवेश, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राजकोषीय और मौद्रिक समर्थन, अनुकूल वित्तीय परिस्थितियां, निजी क्षेत्र की अनुकूलन क्षमता। हालांकि व्यापार नीतियों में बदलाव जो है वो कुछ चुनौतियां भी पैदा कर रहे हैं। अब IMF ने भारत की मुद्रास्फीति पर भी टिप्पणी की है। खाद्य कीमतों में नरमी के कारण 2025 में मुद्रास्फीति में गिरावट आई थी। अब IMF का अनुमान है कि आगे चलकर की मुद्रास्फीति RBI के लक्ष्य 4% के करीब पहुंच जाएगी और ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है CM लेज फाउंडेशन फॉर 342 करोड़ रुपीज मामल्लन रिजर्वेड। और इस न्यूज को हम समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दीजिए पूरा आपका टॉपिक है ये आपके GS पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो तमिलनाडु की एक महत्वपूर्ण जल संसाधन परियोजना के बारे में हम इसमें समझेंगे, जो कि भविष्य में चेन्नई की पानी की समस्या को हल करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगी। सबसे पहले समझते हैं इस परियोजना का नाम क्या है। तो इसका नाम है मामल्लन जलाशय योजना। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने 342 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मामल्लन जलाशय की आधारशिला रखी है। आपको बता दें कि ये जलाशय जो है वो पूर्वी तट सड़क वाडा नेमली नामक के स्थान पर बनाया जाएगा और ये परियोजना कई कारणों से खास है। ये चेन्नई का छठा पेयजल स्रोत है और तमिलनाडु का पहला तटीय मीठे पानी का जलाशय होगा। इसका मतलब ये है कि समुद्र के पास होने के बावजूद इसमें मीठा पानी संग्रहित किया जाएगा। अब इस परियोजना को लागू कौन करेगा, तो इसे जल संसाधन विभाग तमिलनाडु के द्वारा इसे लागू किया जाएगा और ये परियोजना कोवलम बेसिन में थिरुविंदथाई और कोकिलामेडु के बीच स्थित भूमि पर बनेगी। अब एक बार इसके तकनीकी पहलुओं को भी समझ लेते हैं। तो इसका कुल क्षेत्रफल 5161.27 एकड़ है। जलाशय की भंडारण क्षमता की बात करें तो ये 1.65 हजार मिलियन घन फुट है और अगर जलाशय साल में 2 बार भरता है तो वार्षिक भंडारण क्षमता जो है वो 2.25 ट्रिलियन घन फुट होगी। ये जलाशय प्रतिदिन 17 करोड़ लीटर पानी चेन्नई शहर को उपलब्ध कराएगा। इससे क्या होगा कि पानी की कमी वाले जो क्षेत्र है उनको नियमित और सुरक्षित पेयजल मिलेगा। और एक बार इसके नामकरण की बात कर लेते हैं तो इस जलाशय का नाम पल्लव शासक नरसिम्हावर्मन प्रथम के नाम पर रखा गया, जिन्हें मामल्लन के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने ही मामल्लापुरम की स्थापना की थी। और आपको पता होगा कि पल्लव शासक जो है वो अपने जल प्रबंधन के लिए काफी प्रसिद्ध थे। उन्होंने उथिरामेरूर, थिनेरी सहित लगभग 39 जलाशयों का निर्माण कराया था और इनमें से कई जलाशय आज भी उपयोग में हैं। अब ये जो प्रस्तावित जलाशय, इसमें लगभग 34 किलोमीटर लंबा बांध होगा। ये जलाशय मनमथी जलाशय समूह के 69 ऊपरी जलाशयों से आने वाले अतिरिक्त पानी को संग्रहित करेगा। साथ ही साथ इस परियोजना के कई फायदे भी होंगे। सबसे पहला तो पर्यावरणीय लाभ होगा, यानी कि समुद्र जल के भूजल में घुसपैठ को रोकेगा, आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर को रिचार्ज करेगा। सामाजिक लाभ की बात करें तो इससे कई क्षेत्र जो काफी तेजी से विकसित हो रहे हैं उन इलाकों के
लगभग 13 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। अब इस परियोजना के तहत बकिंघम नहर के 15 किलोमीटर हिस्से को 311 एकड़ भूमि में पुनर्स्थापित किया जाएगा। इससे क्या होगा कि खारे पानी में मछली पकड़ने वाले मछुआरों की आजीविका में सुधार होगा और इसी के साथ स्थानीय मछुआरों को मछली पकड़ने के लाइसेंस भी दिए जाएंगे। और ये जो पूरी परियोजना है वो जल सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आजीविका सुधार का एक अच्छा उदाहरण मानी जा रही है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये परियोजना चेन्नई की जल समस्या, तटीय क्षेत्रों की भूजल सुरक्षा और स्थानीय समुदायों के विकास तीनों को एक साथ संबोधित करती है। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज है इंडिया साइंस लेटर ऑफ इंटेंट टू एलिवेट डिफेंस टाइज विद यूएई। और ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 2 IR से संबंधित है। न्यूज क्या है समझ लेते हैं। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक रक्षा समझौते के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि हाल समय में खाड़ी क्षेत्र में सैन्य और राजनीतिक तनाव बढ़ा है, खासकर यमन संकट, गाजा की स्थिति, ईरान में विरोध प्रदर्शन। इसके साथ ही सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग भी तेजी से बढ़ा है। और इसी पृष्ठभूमि में भारत और यूएई ने अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने का फैसला किया है। अब भारत और यूएई ने द्विपक्षीय रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। समझते हैं कि आशय पत्र होता क्या है। तो दरअसल आशय पत्र का मतलब होता है भविष्य में किसी विस्तृत समझौते की दिशा में पहला औपचारिक कदम। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है वो भारत की यात्रा पर आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालम हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। और ये जो पूरा समझौता है किसी युद्ध या संघर्ष की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि भारत यूएई के बीच पहले से मौजूद मजबूत रक्षा सहयोग का स्वाभाविक विस्तार है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भविष्य में एक संरचित रणनीतिक रक्षा ढांचा तैयार करना। और ये समझौता भारत को खाड़ी क्षेत्र के किसी संघर्ष में सीधे शामिल करने के लिए नहीं है। भारत अपनी नीति रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है। अरब प्रायद्वीप, खासकर यमन में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग बढ़ा है। सितंबर 2025 की बात करें तो दोनों देशों ने पारस्परिक रक्षा समझौता किया। इससे यूएई पर रणनीतिक दबाव बढ़ा। इसी कारण यूएई भारत जैसे भरोसेमंद साझेदार के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहता है। और इसी यात्रा के दौरान दोनों देशों ने तय किया कि 2032 तक भारत यूएई द्विपक्षीय व्यापार $200 अरब तक पहुंचाया जाएगा, यानी मौजूदा व्यापार को 2 गुना किया जाएगा। अब दोनों पक्षों ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से संबंधित एक ऊर्जा समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है, जो कि 2028 से शुरू होने वाले 10 वर्षों के लिए ADNOC से प्रति वर्ष 0.5 मिलियन मीट्रिक टन LNG खरीदने की अनुमति देगा। इसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात में अंतरिक्ष उद्योग के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र और संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक और आशय पत्र हस्ताक्षर किए गए। भारत यूएई संबंध अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। ये साझेदारी रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और रणनीतिक स्थिरता सभी क्षेत्रों में फैल रही है। ये भारत की बहुआयामी और संतुलित विदेश नीति का एक अच्छा उदाहरण माना जा रहा है। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, मामल्लन जलाशय किस ऐतिहासिक पल्लव शासक के नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं A महेंद्र वर्मन प्रथम, B नरसिम्हा वर्मन प्रथम, C नंदी वर्मन द्वितीय या D राज सिंह। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रोग्राम की PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट IAS हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।